वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको डिस्कस करते हैं। हमने थैलेकोइड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये वही थैलेकोइड है। ये थैलेकोइड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। थैलेकोइड में यहाँ था पीएस सेकंड, पीएस सेकंड, पीएस सेकंड है। पीएस सेकंड, पीएस सेकंड में सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। वाटर क्या होता है? टूटता है। इसमें टूटता है H प्लस आयन में, और OH आयन में प्लस ऑक्सीजन बनती है और प्लस इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पीएस सेकंड में जाते हैं। पीएस सेकंड से फिर आगे कहाँ जाते हैं? फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्वेनोन में, प्लास्टोक्वेनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, पहले साइटोक्रोम B6 में, फिर साइटोक्रोम F में, ठीक है। साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 1 में, और फोटोसिस्टम 1 से आयरन सल्फर कंपाउंड में, आयरन सल्फर कंपाउंड से फेरेडॉक्सिन में, फेरेडॉक्सिन में, फेरेडॉक्सिन आ गया, एफडी आ गया, फेरेडॉक्सिन आ गया। और फेरेडॉक्सिन में क्या होता है? दो NADP कन्वर्ट किसमें होते हैं? दो NADPH में। यहाँ प्रोटॉन प्लस होता है, इसे रिडक्टेज कहते हैं, FD रिडक्टेज, फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम यहाँ काम करता है, या इसे NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। फोटोसिस्टम सेकंड में सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पानी टूटता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लास्टोक्वेनोन में जाते हैं, प्लास्टोक्वेनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F में, फिर प्लास्टोसाइनिन में, फिर फोटोसिस्टम 1 में। यहाँ फेरेडॉक्सिन होता है। फेरेडॉक्सिन में क्या होता है कि दो NADP के अणु दो NADPH में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ एंजाइम जो काम होता है वो फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज या NADP रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। इतना हम पढ़ चुके थे। अब जो प्लास्टोक्वेनोन है ये इलेक्ट्रॉनग्राही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्लास्टोक्वेनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है। ये जो स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है उनको भी एक्सेप्ट करता है, और कहाँ भेजता है? थैलेकोइड में, थैलेकोइड की रिंग में। हम जानते हैं कि इस थैलेकोइड के चारों तरफ क्या है? स्ट्रोमा है। चारों तरफ क्या है? स्ट्रोमा है। और ये क्या है? ल्यूमेन। ये क्या है? ल्यूमेन। जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा से ल्यूमेन में जा रहे हैं, प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमेन में जा रहे हैं। धीरे धीरे ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इसके तीन कारण हैं। पहला कारण कि बाहर की तरफ NADP NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो प्रोटॉन है वो वहां काम कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि जो प्लास्टोक्वेनोन है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर है। वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेता है और ल्यूमेन में डाल देता है।
और तीसरा कारण है कि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है? फोटोलिसिस हो रहा है। वाटर यहाँ पे टूट रहा है और टूटने से यहाँ प्रोटॉन बन रही है, यहाँ प्रोटॉन बन रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ल्यूमेन में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स। कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। यहां इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। और नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे H+ साइन ज्यादा होता है तो pH क्या होती है? कम होती है। pH क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ pH क्या है? कम है। और बाहर pH क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। और हमने देखा था कि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता था, एनर्जी का सिंथेसिस होता था, एटीपी का सिंथेसिस होता था। ये एंजाइम है एटीपी सिंथेज। कौन सा है? एटीपी सिंथेज। इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये है F0 मॉलिक्यूल, ये है F1 मॉलिक्यूल। इस एंजाइम का क्या नाम है? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, एटीपी का सिंथेसिस करने वाला, एटीपी सिंथेज। इसके दो मॉलिक्यूल है, एक F0 मॉलिक्यूल, एक F1 मॉलिक्यूल। कौन कौन से मॉलिक्यूल है? एक तो है F0 मॉलिक्यूल और दूसरा कौन सा है? F1 मॉलिक्यूल। अगर F0 मॉलिक्यूल की बात की जाए तो प्रोटॉन यहां से ट्रांसमिट होंगे, यहां से रिसीव, यहां से ट्रांसपोर्ट होंगे। F0 मॉलिक्यूल क्या है? इम्बेडेड। इम्बेडेड क्या है? इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब धंसा हुआ है। कहां? मेम्ब्रेन पर। F0 पार्टिकल इम्बेडेड है, धंसा हुआ है। धंसा हुआ है कहां? धंसा हुआ है? मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। ठीक है। ये काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्ट? प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट। ये एटीपी सिंथेटेज है, एटीपी सिंथेज है। इसके दो मॉलिक्यूल है, एक F0 मॉलिक्यूल, एक F1 मॉलिक्यूल। F0 मॉलिक्यूल इम्बेडेड है। कैसा है? इम्बेडेड है, धंसा हुआ है और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और F1 मॉलिक्यूल बिल्कुल स्ट्रोमा भाग से चिपका हुआ है। स्ट्रोमा भाग से क्या चिपका हुआ है? जैसे ही प्रोटॉन F0 पार्टिकल में जाएगा तो F1 पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जिससे एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना देगा? एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। क्या बना देगा? एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। ये थी कीमोओस्मोटिक थ्योरी या कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये बताया जाता है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके तीन कारण है। पहली बात तो स्ट्रोमा में NADPH बन रहा है तो प्रोटॉन यहाँ यूज हो रहा है। दूसरा कारण क्या है कि जो प्लास्टोक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ प्रोटॉन एक्सेप्टर भी, वो प्रोटॉन को यहाँ से ल्यूमेन में दे देते हैं। तीसरा काम है कि जो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर का टूटना है, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन बन रहे हैं, जिस कारण से ल्यूमेन में एकदम से प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या हो जाता है? हाई। और बाहर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिसमें एटीपी सिंथेस काम करता है। एटीपी की सिंथेस क्या बन जाता है? एटीपी बनाता है। इसके दो पार्टिकल्स हैं, एक F0 पार्टिकल्स, एक F1 पार्टिकल्स। F0 पार्टिकल इम्बेडेड है, धंसा हुआ है। ठीक है। कहां धंसा हुआ? मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और F0 पार्टिकल में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है। जब F0 पार्टिकल में ट्रांसपोर्ट होता है तो F1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिस कारण से एडीपी किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की? तो पहला रिक्वायरमेंट किसकी है? पहली रिक्वायरमेंट है मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन होना जरूरी है, मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट। दूसरी, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पैदा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पैदा हुआ है, ये किस कारण हुआ है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण हुआ है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण, प्रोटॉन प्रवणता के कारण है। अंदर की तरफ प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर की तरफ प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया।
इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण हुआ है। दूसरी चीज होना क्या अनिवार्य है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना अनिवार्य है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अनिवार्य है, ग्रेडियंट अनिवार्य है। पहली चीज मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है, दूसरी चीज है प्रोटॉन का ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अंदर प्रोटॉन ज्यादा है बाहर प्रोटॉन कम है, तो जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है वो होना क्या है, अनिवार्य है, वो होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। और यहां पे एक पंप पाया जाता है जिसे प्रोटॉन पंप कहते हैं। कौन सा पंप कहते हैं, प्रोटॉन पंप कहते हैं। प्रोटॉन पंप कहते हैं। तो चौथी चीज क्या है, प्रोटॉन पंप का होना है, प्रोटॉन पंप का होना क्या है, प्रोटॉन पंप का होना है। ठीक है, तो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक तो मेम्ब्रेन होना अनिवार्य है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो केवल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की हो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो। प्रोटॉन ग्रेडियंट, अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट होना अनिवार्य है। एटीपी सिंथेस होना अनिवार्य है, ये एटीपी सिंथेस ये पूरा एफ नॉट पार्टिकल एफ वन पार्टिकल, और प्रोटॉन पंप होना अनिवार्य है, ये प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन को पंप करने का काम करता है, ये अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं तो जैसे मोटोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, पीएस सेकंड में, वहां से ब्लास्टोक्विनोन में, वहां से साइटोक्रोम 20 में, फिर वहां से साइटोक्रोम एफ में, फिर प्लास्टोसाइनिन में, फिर पीएस1 में। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह ही क्यों प्रवाह हो रहे हैं, उल्टे भी तो हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि साइटोक्रोम B6 से या साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोक्विनोन की तरफ आ जाए, और प्लास्टोक्विनोन से जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोसिस्टम सेकंड की तरफ आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेडॉक्स पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, रेडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पे, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन रिडक्शन पोटेंशियल पे, किस पर डिपेंड करता है, रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, अपचयन पे डिपेंड करता है। ये लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, लो से हाई की तरफ जाएगा, फिर लो से हाई की तरफ जाएगा, फिर लो से हाई की तरफ जाएगा। तो ये लो रिडक्शन पोटेंशियल से कम अपचयन विभव से उच्च विभव की तरफ मूवमेंट करता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से प्लास्टोक्विनोन में, क्योंकि पीएस सेकंड से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, प्लास्टोक्विनोन का, प्लास्टोक्विनोन से किसका ज्यादा है, साइटोक्रोम B6 का, साइटोक्रोम B6 से किसका ज्यादा है, साइटोक्रोम F का। इस तरह से मूवमेंट करता है। इस पर डिपेंड करता है कि रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव, और ये लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये थी कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने भी थैलेकोइड की स्ट्रक्चर देखी थी, हमने भी थैलेकोइड की स्ट्रक्चर देखी थी इस तरह से, ये थैलेकोइड थी, है ना, अभी हम देख के आए हैं। ये स्ट्रोमा लेविन आ गई, दूसरी थैलेकोइड आ गई, इस तरह से, इस तरह से। हमने देखा था कि यहाँ PS1 पाया जाता है और PS2 भी पाया जाता है। अभी पीछे हम पढ़ के आए, PS1 पाया जाता है और PS2 पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल PS1 पाया जाता है, यहाँ पे केवल PS1 पाया जाता है। और यहाँ पे एक NADP रिडक्टेज एंजाइम या F फेराडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम ने काम किया था, जिसने NADP का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पे NADP रिडक्टेज जो एंजाइम था, जो NADP को NADPH में कन्वर्ट करता था, वो यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो ना तो यहाँ पे PS सेकंड पाया जाता है और ना ही यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है।
तो यहाँ NADP का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा और PS सेकेंड भी यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी नहीं हो पाएगा। यहाँ केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, केवल ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात की जाए तो यहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। एटीपी में NADP यूज होंगे, NADPH क्या होंगे? यूज होंगे। एटीपी में NADPH का यूज होकर क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये डार्क रिएक्शन के वैसे 3 पाथवे हैं, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल और एक CAM साइकिल। CAM साइकिल। डार्क रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा? एटीपी में NADPH का क्या होंगे? यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट है वो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो डार्क रिएक्शन पे जो डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, क्योंकि जो लाइट से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और NADPH का फॉर्मेशन हुआ वो यूज होंगे, तो यहाँ लाइट का डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। वैसे होती है भी दिन में ही है। ठीक है, इसमें कौन सा साइकिल है? C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, CAM साइकिल है। हम सबसे पहले C3 साइकिल पढ़ेंगे, तो अब पढ़ते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल C3 साइकिल। C3 के साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले C3 साइकिल को किसने देखा था? तो FF ब्लैकमैन ने देखा था। FF ब्लैकमैन ने देखा था। और इसकी जो डिस्कवरी है C3 साइकिल की डिस्कवरी, वो की थी कैल्विन ने। जिसने की थी? मेल्विन कैल्विन ने की थी। डिस्कवरी किसने की थी? मेल्विन कैल्विन। सबसे पहले देखा किसने था? F ब्लैकमैन ने। किसमें डिस्कवरी की थी? तो ये डिस्कवरी की थी क्लोरेला एल्गी में। क्लोरेला एल्गी में या सैंडस्मस एल्गी में। सैंडस्मस एल्गी में, क्लोरेला एल्गी में या सैंडस्मस एल्गी में स्टडी की थी। ठीक है, क्लोरा एल्गी में, ये दोनों ही एल्गी इसमें स्टडी की थी। इसमें क्या की गई थी? स्टडी की गई थी। FF ब्लैकमैन ने इसको सबसे पहले देखा, मेल्विन कैल्विन ने इसकी डिस्कवरी की। किसमें डिस्कवरी की? क्लोरेला और सैंडस्मस एल्गी में। कौन सी टेक्निक थी? रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक। टेक्निक कौन सी थी? रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक। कौन सी टेक्निक द्वारा? रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक द्वारा। कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो PG होता है, 3PG होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। इसकी खोज कैल्विन ने की थी, इसी से कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब हम C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल को क्या पढ़ते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट।
राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसे कहते हैं RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसका क्या होता है? इसका कार्बोक्सिलेशन, इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बोक्सिलेशन होकर 3PGM, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। इसमें 6CO2 प्लस 6H2 आकर यहाँ जुड़ते हैं, तो क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद यहाँ पर 12 ATP टूटते हैं और क्या बनाते हैं? 12 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या बनाते हैं? 12 ATP प्लस 12 ADP बनाते हैं और साथ में क्या बनता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। और यहाँ क्या बनता है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है साहब, देखो यहाँ पे 3 नंबर पे फॉस्फेट समूह था, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने। यहाँ पे ये 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ बने और ये 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एक नंबर पे भी फॉस्फेट लग गया, 3 पे भी फॉस्फेट लग गया, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। दूसरा प्रोसीजर क्या है? रिडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? 12 NADPH कन्वर्ट किस में होंगे? 12 NADP में। 12 NADPH टूटेंगे और 12 NADP बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसराइड, 3-फॉस्फोग्लिसराइड। देखो रिडक्शन हुआ तो एसिड का रिडक्शन किसमें होता है? एल्डिहाइड में होता है। एसिड का रिडक्शन किसमें होता है? एल्डिहाइड में होता है। अब आएगा तीसरा प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आएगा? तीसरा प्रोसेस आएगा। ठीक है, तीसरा प्रोसेस होगा रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP का क्या होगा? रीजनरेशन होगा। यहां से 2 मोल बाहर निकलेंगे और ग्लूकोज बना देंगे। क्या बना देंगे? ग्लूकोज। और रीजनरेशन किसका होगा? RUBP का रीजनरेशन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा? राइबोलोज 5-फॉस्फेट। और राइबोलोज 5-फॉस्फेट राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। एक ही बात है, डाइफॉस्फेट है, बिसफॉस्फेट। और यहाँ पे फिर 6 ATP टूटेंगे, जिसमें 6 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये था C3 या C कैटायन साइकिल। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है। और ये 6 मोल लिए। कितने लिए? 6 मोल लिए। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो RUBP है वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जो कि 6 मोल लिए। तो यहाँ टोटल कार्बन आ गए 30 कार्बन। 6 कार्बन बाहर से,
6 कार्बन बाहर से, टोटल हो गए 36 कार्बन। तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना ये तो 3 कार्बन का कंपाउंड है और 12 मोल बने। 12 मोल या 12 मोलिक्यूल, 5 कार्बन का कंपाउंड 6 मोल लिए तो 30 कार्बन ये थे, 6 कार्बन यहाँ से आ गए CO2 के रूप में तो 36 कार्बन हो गए। तो जो पहला कंपाउंड बना, पहला स्टेबल कंपाउंड वो 3 कार्बन का बना, वो 3 कार्बन का बना। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो ग्लिसरिक एसिड है उसके तीसरे नंबर पे फॉस्फेट समूह है तो नाम बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन का कंपाउंड और वैसे 12 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। इसी C3 साइक्लोहेक्सेन। फिर हमने 12 फॉस्फेट के अणु बाहर निकाले, एटीपी को तोड़कर 12 फॉस्फेट के अणु क्या निकाले, बाहर निकाले, ठीक है। 12 मॉलिक्यूल है और 12 ही फॉस्फेट के अणु बाहर निकाले। देखो 12 एटीपी टूटे, 12 एडीपी बने और 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने, तो 12 फॉस्फेट बाहर निकाले और इसके एक नंबर पे भी फॉस्फेट लगा दिया। तो अब बन गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब एक नंबर पे भी हमने क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और कितने बने, 12 बने, 12 बने। फिर इनका रिडक्शन हुआ तो एसिड किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में चेंज हो गया। एसिड किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में चेंज हो गया। ये भी 12, ये भी 3 कार्बन का और 12 मोल बना। इसमें से 2 मोल यहां आ गए और 10 मोल आ गए। इन 2 मोल ने ग्लूकोज बना दिया। 12 मोल थे, 2 मोल नीचे आके क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। 10 मोल ऊपर गए, देखो 10 मोल ऊपर में। राइबोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल और ये बनेंगे 6। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। देखो ये 10 मोल थे और हर में 3 कार्बन थे, तो 30 कार्बन थे और वो 30 कार्बन एसिड, ठीक है। क्योंकि देखो हर में 3 कार्बन है, हर में 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन थे और 10 मोल बचे थे। 3 कार्बन के 2 मोल तो ग्लूकोज बना दिए, 3 कार्बन के 10 जो मोल थे उन्होंने राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना दिए, ठीक है। और ये कितने बने, ये 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बने और वही वापस आ गए 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, ऐसे वो पूरा चक्कर हो जाए। कहने की बात यह है कि जो कार्बोक्सिलेशन हुआ तो जो CO2 6 बाहर से आए थे ना, तो 6 CO2 6 कार्बन बाहर से आए थे ना, वही 6 कार्बन यहाँ ग्लूकोज बना है, बाकी कोई चीज नहीं है, बाकी सारा साइकिल ही है। तो जो ये 6 CO2 में जो 6 कार्बन है ना, वो 6 कार्बन यहां निकले ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि 2 मोल निकले और 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 कार्बन के, ठीक है। तो जो 6 कार्बन यहां से आए थे एंटर, वो यहां से बाहर निकले, ठीक है। और बाकी प्रोसीजर वही ऐसे चलता रहेगा, बाकी साइकिल ऐसे चलता रहेगा। अब देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 1 मोल ग्लूकोज बना, प्रोडक्ट तो यही, फाइनल प्रोडक्ट तो यही 1 मोल ग्लूकोज है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, 1 मोल ग्लूकोज है। 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एटीपी खर्च हुई, 12 एटीपी यहां और 6 एटीपी यहां, 18 एटीपी खर्च हुई। ये बात हम पिछले लेक्चर में बता रहे थे कि 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और NADPH 12। ये भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कितने NADPH, 12 NADPH खर्च हुए, हमने पिछले लेक्चर में बात की ये दोनों चीजें, ठीक है। कितने CO2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए, ये ऊपर। कितने H2O चाहिए, 6 H2O चाहिए, ये वही तो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस वाली। 6 CO2 plus 6 H2O gives 1 मोल ग्लूकोज प्लस 6 O2। O2 कहाँ बने, जो लाइट रिएक्शन थी उसमें O2 बने, जो लाइट रिएक्शन थी उसमें जब वाटर टूटा तो उसमें क्या बने, O2 बने, ठीक है। ये वही रिएक्शन तो है, वही तो बढ़ रहे हैं हम सारे। यहाँ पे जो CO2 है वही तो ग्लूकोज बना रही है, बाकी तो सब ऐसे चल रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो इसके 3 ही तो पद है, पहला पद है कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा पद है रिडक्शन का और तीसरा पद है रीजनरेशन ऑफ आरयूबी। 3 ही तो पद है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ आरयूबी, 3 ही पद है इसमें, ठीक है। ये C3 साइकिल है, कैल्विन साइकिल था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
इस पूरे साइकिल में एक एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रुबिस्को एंजाइम। कौन सा है? रुबिस्को। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रुबिस्को एंजाइम। इसका पूरा नाम क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम। ये इसका पूरा नाम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज रुबिस्को एंजाइम। इसका पूरा नाम ये है, ठीक है। कार्बोक्सिलेज क्यों? क्योंकि ये CO2 के साथ भी रिएक्शन करता है। ऑक्सीडेज क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है। ये CO2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो कैसे पता चलेगा? यदि CO2 ज्यादा है तो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। और इसकी रिएक्शन डे में होगी। रूबी दिन में काम करती है भाई, रुबिस्को दिन में काम करता है, रूबी दिन में काम करती है, डे में काम करती है। रुबिस्को एंजाइम डे में काम करता है। इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम, ये एक एंजाइम है जो कि दिन के समय काम करता है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होती है। कार्बोक्सिलेज क्यों? क्योंकि CO2 से रिएक्शन करता है। ऑक्सीडेज क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है। ये दिन में काम करता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और मैग्नीशियम आयन। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को एंजाइम।